चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हमें क्या सीखना है, ये लिखा हुआ है सामने कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एंगल्स यूजिंग यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का इस्तेमाल करके अलग अलग एंगल जो होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है वो हम सीखने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे यूनिट सर्कल बना दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये यूनिट सर्कल का सेंटर है जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। हम पहले से ही जानते हैं कि अगर ये एक यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट, और उस वजह से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 1,0 हो जाएंगे। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर, क्योंकि रेडियस 1 है तो वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस चलेंगे 1, तो उस हिसाब से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,1। क्योंकि एक्स पे तो हम गए ही नहीं, हम सीधे वाई पर गए, तो एक्स पे 0 चले हैं और वाई पे 1 चले हैं, इसलिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,1। इसी तरह से इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये 1 है लेकिन एक्स एक्सिस पर ये वाली डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, -1, और वाई पर क्योंकि हम जा नहीं रहे हैं तो -1,0। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। तो यूनिट सर्कल के जो चारों पॉइंट्स हैं जो एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। पिछले लेक्चर में हम ये भी समझ चुके हैं कि ये वाला जो एक्स वाला होता है ये cos x को रिप्रेजेंट करता है, और y वाला जो ऑर्डिनेट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, sin x को। आप यहाँ पर x की जगह थीटा भी ले सकते हैं। x यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जितना भी एंगल साइन और cos बनाएंगे उस एंगल को x रिप्रेजेंट करेगा। फिलहाल इस लाइन के ऊपर साइन और cos जो हैं दोनों 0 एंगल बना रहे हैं, तो cos 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं पहले से ही। इसी तरह से अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, मतलब ये एंगल ऐसे हमने 90 डिग्री कवर कर लिया, तो ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आप जानते हैं पहले से ही। इसी तरह से जब एंगल और बड़ा हो जाएगा यानी कि 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। 180 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई, और साइन 180 यानी कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह से जब एंगल बड़ा हो जाएगा यानी कि 270 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो cos 270 यानी कि 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हमें मिली है मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू 0, cos 360 की वैल्यू 1। तो बोल तो रहा हूँ मैं डिग्री में, लेकिन ये लिखे हुए किस में है, रेडियन में, क्योंकि 11th क्लास में हमें सब रेडियन में ही पढ़ना है, इसीलिए रेडियन में ही इन सबको लिखना पड़ेगा। एक बार cos 2π देखो, जब ये पूरा टर्न हो जाएगा, पूरा एक रिवॉल्यूशन कवर हो जाएगा, तो एंगल जो बनेगा यहाँ पर वो 2π के इक्वल बनेगा। तो 2π मतलब यहाँ पर हो रहा है, तो cos 2π की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और sin 2π की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये जो एंगल हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर निकली हुई है, ये सारे एंगल 90 के मल्टीपल हैं और इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इनके और भी एंगल्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपको वैल्यू निकालनी है cos 60 की, cos π/3 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कहाँ से निकलेगी। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे आएगी, यूनिट सर्कल की मदद से। sin 45 की वैल्यू कैसे आएगी यूनिट सर्कल की मदद से, ये अभी हमें सीखना है। तो वैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ये आप जानते हैं पहले से ही। लेकिन इस एंगल के बारे में क्या कहोगे अगर तुम्हें cos 3π/2 या फिर sin 3π/2 की वैल्यू निकालनी हो, तो इसकी वैल्यू तो तुम नहीं जानते ना, 10वीं में तुमने इसको तो याद नहीं किया था ना। तो इनको तो हम सीखेंगे ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं यूनिट सर्कल की मदद से। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो हैं इनको भी यूनिट सर्कल की मदद से कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर हम चीज़ों को समझ लेंगे अच्छी तरह से तो फिर हमें याद करना भी आसान हो जाएगा। इसीलिए समझना ज़रूरी है कि आखिर इन एंगल्स की जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती किस तरीके से हैं।
तो जो अदर एंगल्स बचे हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स को छोड़कर जो बाकी एंगल्स बचे हैं, उनकी वैल्यू यूनिट सर्कल का इस्तेमाल करके कैसे निकलेगी उसको देखते हैं हम अगले पेज पर। तो इस बार मैंने एक बड़ा सा यूनिट सर्कल बना दिया है। क्या होता है यूनिट सर्कल? ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस होती है 1 यूनिट। ये हो गया इसका सेंटर। अब सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सारी वैल्यूज़ भी लिख दी हैं कि 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। इसके अलावा हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमने जब एंगल मूव करना शुरू करेगा तो उसकी वैल्यू लगातार बड़ी होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। तो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ 0। इसके बाद जब हम 90 डिग्री घूम जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? π/2। फिर अब अगर हम और घूम जाएंगे तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? पाई। फिर हम और घूम जाएंगे तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा? 3π/2। फिर हम और टर्न ले लेंगे, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 2π। तो ये तो हमने यहाँ पर लिख दिए क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम क्या करेंगे? इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में तो पहले से ही है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इस सर्कल में 2 लाइनें इस तरीके से ड्रॉ करके इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल आ जाएगा π/4। अगर आपको पता लगाना कि एंगल π/4 कैसे हुआ, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2 है, उसको तुमने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो π/2 को अगर तुम 2 हिस्सों में बांटोगे तो इसका मतलब π/2 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो π/2 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? π/4। तो इससे पता चलता है कि ये एंगल कितना है? π/4 का। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 3π/4 का। अब ये 3π/4 कैसे है? ध्यान से देखो, ये 1π/4 है, ये 2π/4 है, तो वो 3π/4 होगा। ये 2π/4 क्यों है? देखो ज़रा, 2 × π/4 जब लिखोगे तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब π/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये 1π/4 है, ये 2π/4 है, ये 3π/4 है, तो ये 4π/4 होगा। ये क्या होगा फिर? 6π/4। ये क्या होगा फिर? 7π/4। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, ये 5 आएगा, 5π/4। 1 2 3 4 5, ये 6π/4 आएगा। फिर ये आ जाएगा 7π/4 और यहाँ पर 8π/4 हो जाएगा। अब देखो ज़रा, चेक करते हैं कि क्या 8π/4 से हमें 2π मिलेगा या नहीं मिलेगा। 8π/4 लिख दिया हमने तो 4 से कट जाएगा तो 2π आ जाएगा, यानी कि 8π/4 2π के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमें π/4 मिल गया यहाँ पर। 1π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6 7 8π/4। अगर आप याद करें तो आपके जो एंगल्स होते थे ना, जो आप फेमिलियर एंगल हैं, वो इस तरह से होते थे: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब इनमें से कितने हमें मिल चुके हैं? अभी 3 ही मिले हैं। 0 डिग्री हो गया, 30 का मतलब है कि π/6, 45 का मतलब है π/4, 60 का मतलब है π/3 और 90 का मतलब है π/2। तो अभी हमने यूनिट सर्कल के ऊपर इनमें से कितने एंगल्स को दिखा दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, 0 डिग्री वाला हो गया, π/4 वाला हो गया और ये एंगल π/2 वाला हो गया। अभी ये 2 एंगल और बचे हैं, π/6 और π/3। ये हमें कैसे मिलेंगे ज़रा देखिए ध्यान से। तो उन बचे हुए एंगल्स को पता लगाने के लिए ध्यान से देखिए ज़रा। ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पाई का है, 0 से लेकर पाई तक का। तो जब हमने इसके 4 बराबर हिस्से किए थे तो पहला हिस्सा आया था π/4, फिर 2π/4, फिर 3π/4 और फिर 4π/4। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे के 6 इक्वल पार्ट करेंगे। तो जो पहला हिस्सा हमें मिलेगा ना, वो π/6 के क्या होगा? इक्वल होगा। क्योंकि अगर पाई के आप 6 बराबर हिस्से करेंगे, देखिए पाई के अगर आप 6 बराबर हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा π/6 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? ये जो पूरा एंगल है पाई, इसके 6 इक्वल पार्ट करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं पहला हिस्सा करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए ये यहाँ पर करीब आएगा, 3 बराबर हिस्से होंगे π/2 के, 6 बराबर हिस्से होंगे पाई के। तो यहाँ पर कुल मिला के बराबर हिस्से हमें करने हैं। तो ये थोड़ा सा π/4 के पास हो सकता है,
इस तरीके से ये हो गया पहला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर हम π/6 लिख देते हैं। इसके बाद अब दूसरा हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आगे एक और पार्ट हो जाएगा और उसके बाद एक पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये है π/6 और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं ना पिंक कलर का, ये 2π/6 है। 2π/6 फाइनली ये π/3 हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें अपने सारे एंगल भी मिल जाएंगे। π/2, π/3, π/4, π/6, 90, 60, 45, 30 और फिर 0। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने जो पाई वाला एंगल था उसके 6 बराबर हिस्से किए हैं। देखो 1, 2, 3, ये 3 है पूरा, 4, फिर से काउंट करता हूँ, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 बराबर हिस्से हो गए। आगे भी 6 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो ये π/3 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 1π/6, 2π/6, 3π/6, ये होगा 4π/6। तो 4π/6 को जब कैलकुलेट करेंगे, 4π/6, 2 2 जा 2 3 जा, ये आ जाएगा 2π/3 का एंगल। तो इस तरह से मैंने सब जगह पे मार्किंग कर दी है। एक बार फिर से देखो, 1π/6, 2π/6 यानी कि π/3, 3π/6 यानी कि π/2, फिर 4π/6, फिर 5π/6, फिर 6π/6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। तो ये देखो कि 12π/6 क्या 2π के इक्वल आएगा? 12π/6, तो 6 2 जा 2π के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो कॉमन एंगल्स थे 30, 0, 30, 45, 60 और 90, उन सबको इंडिकेट कर दिया है। और इनसे बड़े वाले भी जो हैं, जो इनके मल्टीपल्स हैं, वो सारे भी हमने यहाँ पर दिखा दिए। अब बारी आती है इनकी वैल्यूज़ की। तो ये तो हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1। लेकिन इन सब की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा π/6 का, ये एंगल π/6 का होगा। तो cos π/6 और sin π/6 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी वो हमें देखनी है। तो जो बचे हुए एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 3 नंबर्स को याद करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले 1/2, उसके बाद 1/√2 और उसके बाद √3/2। ये 3 नंबर्स हमें याद करने होंगे। अब ये नंबर हमारी कैसे मदद करेंगे, ध्यान से देखिए। ये पहला एंगल है π/3 का, दूसरा एंगल π/4 का है और तीसरा एंगल π/6 का है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 1/2, उसके बाद 1/√2 और उसके बाद √3/2, फिर कॉमा लगाओ। इसके बाद इस ऑर्डर को ना रिवर्स करके यहाँ पे लिखो ऐसे 1/2 और उसके बाद ये तो 1/√2 ही हो जाएगा रिवर्स करते समय, और ये वाला वहाँ पर आ जाएगा √3/2। एक बार फिर से देखो, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर उल्टा करके लिख दो √3/2, फिर 1/√2 और फिर ये यहाँ पर। बस इस तरीके से करना है। तो काफ़ी आसान है, बस ये 3 नंबर से याद रखने होंगे आपको। तो सबसे पहले 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर इन्हीं नंबर्स को उल्टा करके दोबारा से लिखना है। तो अब देखो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है ये किसकी आ गई है? cos π/6 की। π/6 का मतलब हुआ cos 30। cos 30 की वैल्यू यही होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और ये वैल्यू किसकी हो गई? sin π/6 की। इसी तरह से ये वैल्यू cos 45 की, वो sin 45 की। ये वैल्यू cos 60 की, cos 60 डिग्री, और ये वैल्यू sin 60 डिग्री। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें सारे एंगल्स की वैल्यूज़ पता चल गई है। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि cos 0 की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे कि cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। हमसे पूछा जाए cos π/6 की वैल्यू कितनी है, तो cos π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और sin π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। इसी तरह से बाकी सारे एंगल्स, मतलब कि cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1। तो मतलब 0 से लेकर 90 तक के सभी एंगल्स की वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पता चल गई। अब ये जो बड़े एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे मिलेगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
तो बाकी बचे हुए जो एंगल्स हैं, अगर आप उनकी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो बस आपको कुछ छोटी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है और वो वाई को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वाई रहेगा पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ये वाला जो एंगल है, जो अगर मतलब यहाँ पे पॉइंट भी हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये इस पॉइंट का क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू इस तरीके से आएगी, एक्स वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा √3/2, लेकिन वाई वाला पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से आपके पास cos 5π/6 की वैल्यू आएगी -√3/2, और sin 5π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ऐसे ही बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2। ऐसे ही वो वाला पॉइंट भी हो जाएगा यहाँ पर कि 1/2 और माइनस का 1/2 और √3/2। तो तुमसे कोई पूछे कि cos 2π/3 की वैल्यू बताओ तो तुम एकदम से बता दोगे माइनस का 1/2। sin 2π/3 की वैल्यू बताओ तो क्या होती है, √3/2। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, तो 7π/6 के केस में क्या होगा कि दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का √3/2 और माइनस का 1/2। इसके बाद ये इससे आ जाएगा माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। इसी तरह से ये वाला जो है उससे आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का √3/2। क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसी बेस पर मैं ये वाला भी लिख देता हूँ, इसका मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x वाले को पॉजिटिव कर दिया जाएगा √3/2 और y वाला जो है वो पॉजिटिव रहेगा, y वाले को नेगेटिव रखना था। अब यहाँ पर ये है x वाला जो है पॉजिटिव आएगा 1/√2 और y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये लास्ट वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू x पॉजिटिव और y जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर जितने भी एंगल लिखे हुए हैं सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। तो इस यूनिट सर्कल की मदद से जो 20 एंगल्स हैं इनकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। और बस एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट का बन जाए, बाकी सब तो उनके मिरर रिफ्लेक्शन ही होते हैं। और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या है कि एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव। अब एंगल्स और उनकी वैल्यूज़ तो हमने देख लिए हैं इस यूनिट सर्कल से। कुछ और बातें भी यहाँ से पता चलती हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव है, भाई देखो ना, साइन के सारे एंगल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और कॉस भी क्या है, पॉजिटिव। अब अगर साइन और कॉस पॉजिटिव हो गए तो जो बाकी बचे हुए हैं ना वो सारे के सारे भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि tan कैसे निकलता है, tan निकलता है साइन और कॉस से। अब जब साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो tan भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसी तरह से कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। sec कैसे निकलता है, sec 1/cos से निकलता है। अब जब cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव हो जाए। तो इन दोनों के पॉजिटिव होने की वजह से बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हैं 4, वो भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये जो फर्स्ट वाले हैं सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। और फर्स्ट वाले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस को। यानी कि कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन साइन कैसा है, साइन पॉजिटिव है, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइन को। अब कॉस के नेगेटिव होने की वजह से सेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉट किसके इक्वल होता है, cos/sin के। अब साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, तो फाइनली क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो कॉस, सेक और कॉट तो नेगेटिव हो गए। अब tan को देखो जरा, tan होता है sin/cos, ठीक है। अब cos जो है वो नेगेटिव है लेकिन sin क्या है, पॉजिटिव है। तो फाइनली क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये चारों जो हैं इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन साइन और जो उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, वो दोनों क्या रह जाते हैं, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें ये भी पता लग जाता है यूनिट सर्कल की मदद से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब आ जाओ ज़रा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। कॉस जो है वो भी नेगेटिव है और साइन जो है वो भी नेगेटिव। तो मैं बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट करेगा और वाई वाला साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनकी वजह से क्या होगा कि अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो कॉस नेगेटिव है और साइन भी क्या है, नेगेटिव, तो फाइनल साइन क्या आएगा, पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव हो गया और ऐसे ही टेन भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट और टेन पॉजिटिव हो जाएंगे। इनके जो रेसिप्रोकल हैं सेक वो नेगेटिव रहेगा और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट और टेन को छोड़कर बाकी चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और इसी तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव रहेगा, कौन पॉजिटिव रहेगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से। तो जब आप पता लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव होते हैं। तो इस चीज़ को मैं अगले पेज पर आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमने अभी अभी समझा है उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक, सिर्फ वो पॉजिटिव होता है। बाकी सारे साइन को और कोसेक को छोड़ के बाकी जो 4 बचे वो सब इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में सेक और कोस जो है उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसको याद रखने के लिए ना आप ये नीचे जो मैंने लिखा है इसको याद रख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो ऑल से मतलब सारा हो गया, स्टूडेंट मतलब साइन, टेक मतलब टेन, कॉफ़ी मतलब कॉस। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। और वैसे ही डायरेक्ट अगर याद आपसे हो जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने ये देखा था क्वाड्रेंटल एंगल जो है उनकी वैल्यू देखी थी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। हमने ये भी देखा था कि एक्स जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट करेगा और वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। इसके बाद यूनिट सर्कल की मदद से अलग अलग एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलती है वो हमने देखा था। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव हो गए तो उनकी वजह से सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अभी मैंने यहाँ पर फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया है क्योंकि अभी हमें बहुत सारी और भी चीज़ों को जानना है। तो ये 1 0 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 1 यूनिट है। और ये क्या होता है 0 1, और ये क्या होता है -1, 0, और ये क्या होता है 0, -1। ठीक है। और अब हम इस यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं A, B। A, B मान लो, X, Y मान लो, कुछ भी मान लो। पॉइंट यहाँ पर है तो जो अभी एंगल बनेगा हम उस एंगल को मान लेते हैं AOP और उस एंगल को हम मान लेते हैं X। फ़िलहाल हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम सवाल करते हैं तो हम इस तरह से अगर cos माइनस का x हो जाता है तो उसे प्लस का cos x लिखते हैं, लेकिन जब sin माइनस x हो जाता है तो उसे माइनस sin x क्यों लिखा जाता है। cos में प्लस क्यों हो जाता है और sin में माइनस क्यों हो जाता है, और बाकी सब के साथ भी। जैसे कि tan माइनस x है तो उसे हम क्यों लिखते हैं माइनस का tan x, जबकि sec माइनस x अगर आ जाए तो फिर हम उसे जो है प्लस का sec x लिख। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस a होगी और ये b होगी। इसके अलावा हमें अब तक ये भी पता लग चुका है कि x कोऑर्डिनेट cos को रिप्रेजेंट करेगा और y जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। तो जिनको ये नहीं पता ना कि a जो है वो cos को कैसे रिप्रेजेंट करेगा और b साइन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं वो लोग ज़रा समझ लीजिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो अगर ये एंगल है तो इसके लिए ये बेस होगा, तो बेस की जगह a लिख दिया, और ये हाइपोटेनियस है। अब क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1, तो इस तरह से a आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि x जो है या a जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, cos को। ऐसे ही अगर आप साइन निकालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एंगल तो अभी x ही बन रहा है ना।
तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक्स के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, बी। हाइपोटेनियस अभी भी 1 है तो इसलिए ये बी हो गया। तो ए जो है कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है कि अभी हमने ये पॉजिटिव एंगल बना रखा है, अगर हम x डिग्री का ही या x रेडियन का ही नेगेटिव एंगल नीचे की तरफ बनाते हैं तो क्या होगा। तो जैसे ही हमने x रेडियन का एंगल नीचे की तरफ को बनाया तो वो नेगेटिव एंगल हो गया, मतलब -x कहलाएगा। तो अब cos -x और sin -x की वैल्यूज़ क्या होंगी ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अभी भी cos तो a को ही रिप्रेजेंट करेगा, cos माइनस का x, तो cos -x की जगह मैंने a लिख दिया। और ये जो है ये हो गया sin -x, तो sin -x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -b को। अब ऊपर से a की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, cos x, और b की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, sin x। अब देखो ज़रा तुम, cos -x प्लस cos x के इक्वल आ रहा है, लेकिन sin -x किसके इक्वल आ रहा है, प्लस sin x के। सॉरी मैं ये माइनस लगाना भूल गया था, b की जगह sin x लिखा लेकिन माइनस लगा हुआ था, तो ये तो cos -x को प्लस का cos x और sin -x को माइनस का sin x हम क्यों लिखते हैं, शायद आपने ये समझ लिया होगा। और जिन्हें समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखो। देखो हमने यहाँ पर x रेडियन का एंगल बनाया, ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ b है, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट a, b हो गए। a रिप्रेजेंट करेगा cos को और b रिप्रेजेंट करेगा sin। अब हमने उतने ही रेडियन का नेगेटिव एंगल नीचे की साइड बना दिया। तो क्योंकि उतने ही रेडियन का एंगल बना हुआ है तो ये जो पॉइंट होगा जिसको हम P' लिख रहे हैं, ये इसका क्या होगा, मिरर रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो अगर हमें इस पॉइंट तक जाना है तो ये वाली लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, जो x पे हम चलेंगे मतलब ये तो a ही रहेगी। लेकिन ये जो हम लेंथ चल रहे हैं, ऊपर को b जा रहे थे वो पॉजिटिव है, लेकिन नीचे को जब चलेंगे तो b कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर की साइड a और b रिप्रेजेंट कर रहे थे cos x और sin x को। अब a और b जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे, cos -x और sin -x को। तो cos -x की जगह a लिख दिया, sin -x की जगह माइनस का b लिख दिया। फिर a और b की जो वैल्यू हमें ऊपर मिली हुई थी उनको हमने पुट कर दिया, a की जगह cos x रखा, b की जगह sin x रखा। तो पता चला कि cos -x प्लस cos x के इक्वल होता है, लेकिन sin -x माइनस sin x के इक्वल होता है। अब इसके बेस पर बाकी सबको भी निकाला जा सकता है कि cos -x अगर cos x के इक्वल है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा sec -x वो प्लस sec x के इक्वल होगा। लेकिन sin का जो रेसिप्रोकल है cosec -x वो किसके इक्वल होगा, माइनस के cosec x के। अब बाकी जो बचे हुए हैं tan x, फिलहाल मैं माइनस के निकाल रहा हूँ, तो tan माइनस का x लिखेंगे तो उसके सामने आ जाएगा sin -x अपॉन cos -x। तो sin -x जो है वो तो माइनस sin x के इक्वल होगा, लेकिन cos -x जो है वो प्लस cos x के इक्वल होगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का tan x आ जाएगा। तो tan -x को माइनस tan x लिखेंगे, उसी तरह से cot -x को माइनस का cot x लिखा जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है कि cos -x को प्लस cos x लेकिन sin -x को माइनस sin x क्यों लिखा जाता है। क्योंकि आगे हम 11th के क्लास में बहुत सारे सवालों में इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और 12th में तो उससे कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभी भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ क्लियर करना है, जैसे कि इनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन इंक्रीज़ होता है, कौन डिक्रीज़ होता है, इधर कौन इंक्रीज़ कौन डिक्रीज़ होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। फ़िलहाल हमने अपनी बुक का कौन सा पेज क्लियर कर लिया, ये देख लीजिए आप, ये वाला पेज पूरा पढ़ चुके हैं हम। इन सब एंगल्स की वैल्यू कैसे आती है यूनिट सर्कल से वो देख लिया है। cos -x प्लस cos x sin -x माइनस sin x के इक्वल क्यों होता है ये भी देख लिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब ये रटने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें समझ में आ गया। जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उनको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, अगर हमें ये पता लग जाता है कि उनके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो आज बस आपको मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और बाकी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।